नमस्कार मित्रों, हम आपके दोस्त संदीप कुमार। आप सभी क्या हैं? एक नवीन शिक्षक हैं। कैसे शिक्षक? भावी शिक्षक ना। अब शिक्षक आप बनेंगे कि नहीं, ये आपके मेहनत डिपेंड करती है, आपके मेहनत कैसे क्या है। ठीक है, तो हम आपको, जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो क्लास आपके लिए चलाई जाई है, किसके लिए? सिर्फ टीजीटी के लिए। किसके लिए? सिर्फ टीजीटी के लिए। यानी संस्कृत से जो बच्चे टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, संस्कृत से जो बच्चे टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, उन सब के लिए हमारी तरफ से जितना भी योगदान हो सकता है, हम अपने पूरी ताकत के साथ आपके साथ खड़े हुए हैं। ठीक है, अब आप लोग को यहाँ से जो भी प्रदान किया जाएगा, जो भी आपको यहाँ से मटेरियल या जानकारी मिलेगी, वो क्या होगी? लगभग सही होगी। ठीक है, और पूर्ण तो भगवान भी नहीं है। ठीक है ना। चलिए, तो क्या है लिखा है? टीजीटी। किसकी टीजीटी? संस्कृत की। यानी जो हमारे मित्र संस्कृत टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, वो जानते हैं कि टीजीटी का जो सिलेबस है बहुत कम है ना, और इसी वो मध्य में पढ़ करके कम के चक्कर में, या कहते हैं कि बहुत छोटा सिलेबस है और इसलिए उसका अध्ययन सही से नहीं करते, बहुत डीप में जाके नहीं करते हैं, और वो 1-2 नंबर से क्या होते हैं? अपने पद को छोड़ देते हैं। यानी वो अपने पद तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। मेरिट बनेगी 112, उनका 110 रहेगा। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो इसे बहुत छोटा मान रहे थे। हम कहते हैं कि जब हम युद्ध में खड़े हों तो किसी को छोटा, सामने वाले को छोटा मानना ही नहीं चाहिए। टीजीटी हम तैयारी कर रहे हैं तो टीजीटी बहुत बड़ा है ऐसा मान करके हम मानसिक रूप से क्या करेंगे? उससे लड़ने की तैयारी करेंगे। ठीक है, कि हम जो पढ़ेंगे, भले ही हम 4 ही पेज पढ़ें, हम दिन भर में 4 ही पेज पढ़ें, लेकिन जो 4 पेज पढ़ें दोबारा पढ़ने की आवश्यकता ना हो। अभी संभव नहीं कि दोबारा ना पढ़ें, तो जब एक बार आप पढ़ लें तो उसके बारे में अपने दोस्तों से फ़ोन करके या उनसे मैसेज करके पूछिए कि इसमें क्या हुआ। जो आप पढ़े वही पूछिए उनसे, जो आप पढ़े हुए हैं उनसे वही पूछिए, तो वो भी कुछ बताएंगे, गलती बताएंगे, आप सही बताइए, दोबारा हो गया आपका। तो आप कई बार इस प्रकार से किसी चीज़ को दोहरा सकते हैं। किसी भी टॉपिक को आप इसी प्रकार से क्या करेंगे? दोहरा सकते हैं। जो आप पढ़ें 4 पेज, उसे 4 पेज का क्वेश्चन आप बनाइए अपने से। 4 पेज जो क्वेश्चन बन सकते हैं आप बनाइए उसको। क्वेश्चन बनाने वाला बहुत बुद्धिमान नहीं होता है, जो आप लोग बनाएंगे वही वो भी बनाता है। बस बात इतनी है कि आप लोग बनाते ही नहीं, वो बना देता है। तो हम आपको बता रहे थे मित्र कि जो हम संस्कृत टीजी की तैयारी यहाँ करा रहे हैं इस YouTube चैनल के माध्यम से, अथव सक्सेस पॉइंट, जो कि आप लोगों की सहायता के लिए तत्पर है, आप लोग खड़ी हुई है। ठीक है, तो ये बैच चलाया गया है वो सिर्फ उन सभी विद्यार्थियों के लिए है जो अभी टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं संस्कृत से, तो उन सब के लिए क्या है, ये बहुत ही सहायता प्रदान करने वाली। ठीक है, उन सब क्या बहुत ही सहायता मिलेगी इस चैनल के माध्यम से। ठीक है मित्रों, तो आप जानते हैं कि टीजीटी में बहुत सिलेबस तो नहीं है ना, सिलेबस आपको पता ही होंगे। तो उसी सिलेबस में एक आपकी पुस्तक है क्या? शिवराज विजयम। ठीक है, वैसे तो टीजीटी के सिलेबस में 7-8 किताबें हैं। कितनी हैं? 7 या 8 किताबें हैं। ग्रामर को लेकर के 8 किताबें मोटी मोटी अगर गिना जाए तो। ठीक है ना। ग्रामर में क्या है? बाबूराम सक्सेना, वही पढ़ रहे हैं आप लोग, क्योंकि वही क्या है? मान्य भी है टीजीटी। यूपी टीजीटी में बाबूराम सक्सेना व्याकरण के रूप में क्या है? सर्वमान्य है। ठीक है, यदि वो कहते हैं कि 43 प्रत्याहार, आप 43 मानिए, तो आप अपनी एक्स्ट्रा दिमाग मत लगे। लक्ष्य सिद्धांत कंपनी 42 दिया हुआ है, उसमें इतना दिया हुआ है। यदि वो 43 का है, आप 43 मान के वहाँ टिक मार के आइए। ठीक है, चलिए, तो हम आपको बता रहे थे कि जो हमारा सिलेबस है उस टीजीटी संस्कृत की टीजीटी से सिलेबस क्या है? शिवराज विजयम है। तो हम आज आपको देखिए, जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारे जो सिलेबस में 7 किताबें कौन कौन सी हैं?
क्या है, नीति शतकम है, और क्या है, मेघ दूतम है, किराता अर्जुनियम है, ठीक है, और क्या है, सुकनाशोपदेश है, शिवराज विजय है ना, और क्या है, निशतकम हो गया, हमें पढ़ना है, और क्या पढ़ना है, मेघदूतम पढ़ना है, किरातार्जुनियम पढ़ना है, सुकनाशोपदेश पढ़ना है, और शिवराज विजयम पढ़ना है। तो अभी नाटक लिखे ही नहीं थे, क्या है, अभिज्ञान शाकुंतलम है, और क्या है सतमा, उत्तर रामचरितम है, उत्तर राम चरितम है, ठीक है। तो जैसा कि आप चैनल पे देख रहे हैं कि निशतकम आपके विंध्यवासिनी से पढ़ा रहे हैं, कौन पढ़ा रहा है, विंध्यवासिनी से पढ़ा रहे हैं, और हम सोचे कि यार यो पद्य के अध्ययन करा रहे हैं तो क्यों ना हम गद्य को उठा करके आप लोगों की सहायता किया जाए, ठीक है। तो इन सातों में से अभी एक किताब कौन सी थी, जो व्याकरण किताब, क्या है, बाबू नाम सक्सेना किताब है, तो व्याकरण, यही हमें 8 किताबें टीजीटी में मूल रूप से पढ़नी है। तो एक आप आप पढ़ रहे हैं क्या, निशतकम, और आज हम आपको क्या पढ़ाने चल रहे हैं, शिवराज विजयम, ठीक है। चलिए अब चलते हैं कहाँ पे, अपने शिवराज विजय की ओर, ठीक है। तो शिवराज विजय हम आज पढ़ने चल रहे हैं। तो अब इसके बारे में पहले हम सामान्य जानकारी जान लें कि शिवराज विजय किसकी रचना है, जिन्होंने लिखा, उनका जन्म स्थान, उनका जन्म कहाँ हुआ था, उनके माता पिता, भाई बंधु, पुत्र जो भी थे ना, कितनी रचनाएं लिखी, उन्हें कौन कौन से, उनका प्रिय क्या था, कौन सा अलंकार प्रिय था, कौन सी रीत प्रिय थी, यानी उस कवि के बारे में हमारे सिलेबस में ये भी है कि जो हम मूल ग्रंथ पढ़ रहे हैं उस ग्रंथ के रचनाकार, जो ग्रंथ हम पढ़ रहे हैं उस ग्रंथ के जो लेखक हैं उनके बारे में हमें सामान्य जानकारी अच्छे प्रकार से रखनी है, ठीक है। तो हम ये जब हम इस ग्रंथ को प्रारंभ कर ही रहे हैं, किसको, शिवराज विजयम को, तो क्यों न हम इसे प्रारंभ करने से पहले इस लेखक के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी, ठीक है, दे सकें, ठीक है। तो शिवराज विजयम, पहला क्वेश्चन, शिवराज विजयम के लेखक कौन हैं, ठीक है। तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे, अंबिका दत्त व्यास, कौन है, अंबिका दत्त व्यास, इनको इस समय व्यास के ही नाम से ज़्यादा जाना जाता है, क्या नाम इनका, अंबिका दत्त व्यास, ठीक है। तो अब इनका जन्म कब और कहाँ हुआ था, पहला क्वेश्चन कि अंबिका दत्त व्यास का
अंबिका दत्त व्यास का जन्म कहाँ हुआ था? तो आप लिखेंगे इनका जन्म कहाँ हुआ था। यदि प्रदेश पूछता है तो राजस्थान। कहाँ पे, कहाँ हुआ था? राजस्थान में हुआ था। और यदि जिला पूछता है किस जिले में हुआ था, ये क्या है? राजस्थान प्रदेश में हुआ था। यदि जिला पूछता है कहाँ बताएंगे आप? जयपुर। कहाँ हुआ था? जयपुर। यदि स्थान पूछता है तो कहाँ बताएंगे आप? सिलावटी। सिलावटी नामक स्थान पे इनका जन्म हुआ था। तो एक काम हो गया हमारा कि अंबिका दत्त व्यास का जन्म कहाँ हुआ था? राजस्थान में हुआ था। यानी कि सिलावटी गांव के ना जयपुर जिले में राजस्थान प्रदेश में हुआ था। क्लियर हुआ? कहाँ हुआ था? मोटा मोटा यानी तो राजस्थान, जयपुर के राजस्थान में, या राजस्थान के जयपुर के सिलावटी नामक ग्राम में हुआ था। ठीक है। अंबिका दत्त व्यास का जन्म कहाँ हुआ था? आप ये तीनों जानते रहे। ऑप्शन में कुछ भी दे सकता है, या राजस्थान पूछ लेगा तो आपको पता ही नहीं, आपको ये पता है, तो आप तीनों जानते रहिए। क्या? राजस्थान, जयपुर और सिलावटी। वैसे मूलतः ऐसे लिख सकते हैं, जैसे हम लोग अपना गांव लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? पहले हम गांव का नाम लिखते हैं, गांव का नाम, फिर तहसील लिखते हैं, फिर जिला लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं? प्रदेश लिखते हैं। अपना भी नहीं पता तुम लोगों को। देखिए क्या लिखते हैं? गांव का नाम, तो गांव का नाम क्या है? सिलावटी है। क्या है? सिलावटी। फिर तहसील नहीं दिया हुआ है, जिला पूछता है तो जयपुर, और प्रदेश पूछता है तो राजस्थान। क्लियर हुआ? यानी अंबिका दत्त व्यास का जन्म कहाँ हुआ था? सिलावटी, जयपुर, राजस्थान। यानी कि सिलावटी गांव, जिला जयपुर, स्थान प्रदेश राजस्थान में हुआ था। कोई देश में हो रही है? जन्म पता हो गया इनका। अब जन्म कब हुआ था ये जानने वाली बात है। इतना पता हो गया कहाँ हुआ था, तो जहाँ हुआ था कब हुआ था। ठीक है। जन्म इनका कब हुआ था? तो क्या है? 1858 ईस्वी में। अब इतना फिक्स क्यों पता है हमें कि इनका जन्म इसी डेट को हुआ था? हमें ये कैसे पता है कि इनका जन्म इसी डेट को हुआ था? तो इन्होंने अपनी रचना में खुद इनकी हिंदी रचना है, अंबिका दत्त व्यास की एक हिंदी की रचना है, जिसमें इन्होंने बता दिया है, क्या बता दिया है कि इनका अपना उसमें संक्षिप्त परिचय दे दिए हैं। उस रचना का नाम क्या है? क्या है? बिहारी बिहार। इनकी एक हिंदी की रचना है। ये किसकी रचना है? हिंदी की। जो लिखा गया है ये पूरा कुंडलिया छंद में है। किसमें है? कुंडलिया छंद में लिखा गया है। इसमें इन्होंने बता दिया है कि हमारा जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था, हमारे पिता कौन थे, पितामह कौन थे। यानी कि इस ग्रंथ में, इस रचना में इन्होंने अपना जीवन परिचय खुद दिया है, संक्षिप्त में ही सही लेकिन दिया है। इसलिए हमें क्या है, इनका डेट, जन्म डेट, मरण डेट जो भी है क्या एकदम फिक्स पता है, डेट बाई डेट। ठीक है। और सबसे कालिदास के बारे में पहुँचते हैं हम लोग, या भारती के बारे में, तो देखते हैं उनका कोई डेट नहीं, नियर अबाउट बताया जाता है। वो भी कोई विद्वान नहीं मानते हैं, कोई विद्वान मानते हैं। उनका जन्म स्थान कहाँ था इसमें भी बहुत मतभेद है। लेकिन और एक कारण और भी है कि सब क्या है, नवीन है। क्या हमारे नवीन है, 19वीं शताब्दी के हैं, इसलिए
इन सब के बारे में क्या है, लिखित अभिप्रमाण मिल जाता है। ठीक है, तो इनका जन्म कब कहाँ हुआ था, सिलावटी जयपुर के राजस्थान एरिया था, प्रदेश था ना, ये हो गया। और इन्होंने कब हुआ था, 1858 में। कब हुआ, 1858 में हुआ था। और इतना हो गया। अब जब हुआ था इनके पितामह कौन थे, ये भी देखा जाए। अब यानी अब देखिए, एक आप एक लिखिए क्या, अब ऐसे लिख लीजिए, इनके पितामह कौन थे, फिर इनके पिता कौन थे, पितामह कौन थे, पिता कौन थे, इनके चाचा या दादा का भी नाम मिलता है। ठीक है, और इनके पुत्र का भी नाम मिलता है। ठीक है, इन्होंने अपनी माता का नाम, अपनी दादी का नाम या अपनी पत्नी का नाम नहीं दिया है। हमें लग रहा है कि उसमें क्या था, माता का परिचय देना इन्होंने अपना उचित नहीं समझा। ठीक है, इन्होंने क्या किया, अपने जो पुरुष प्रधान थे, पितामह, पिता, चाचा, चाची, चाचा, पुत्र ना, इन सब का क्या दिया इन्होंने, संक्षिप्त परिचय दे दिया है। तो इनके पितामह का नाम क्या था, पंडित क्या नाम था, पंडित राजाराम। ठीक है, और जो देखिए, जो ये इनके पिता का नाम है, क्या नाम है इनके पिता का नाम, दुर्गा दत्त। यह आपके 16 के टीजीटी में पूछा गया था। 2016 जो टीजीटी का वैकेंसी आई थी, जिसमें पेपर हुआ 2019 में हुआ था, उस 19 जो पेपर हुआ 2019 में, उसमें क्या था, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि अंबिका दत्त व्यास के पिता का नाम क्या था। अंबिका दत्त व्यास के पिता का नाम क्या था, क्या नाम था, दुर्गा दत्त। ठीक है, और ये चाचा या दादा, ये क्लियर नहीं हुआ कि चाचा का नाम है कि दादा का नाम है। क्या नाम था, वो दिया है देवी दत्त। क्या नाम था उनका, देवी दत्त। तो आप ये जानते रहे, पितामह कौन है, पंडित राजाराम, पिता कौन है, दुर्गा दत्त, चाचा या दादा कौन है, देवी दत्त। ठीक है, और जिनके पुत्र का नाम था, क्या नाम था उनके पुत्र का, पंडित राधा कुमार व्यास। किसका नाम था, इनके पुत्र का नाम था। ठीक है, यानी कि हम क्या जान गए, इनका जन्म कब हुआ था, 1858 में। कहाँ हुआ था, राजस्थान प्रदेश के जयपुर जिले के सिलावटी नामक ग्राम में हुआ था ना। और इनके पितामह कौन थे, तो आपने बताया क्या, पंडित राजाराम। पिता कौन थे, मिस्टर दुर्गा दत्त ना। और इनके चाचा या दादा जो भी रहे हो, क्लियर नहीं था, दोनों का नाम लिखा हुआ था है। तो क्या है उसके, देवी दत्त कौन होंगे, चाचा या दादा हैं। इनका पुत्र है, उनका नाम क्या है, पंडित राधा कुमार व्यास। ना क्लियर हो गया। चलें आगे, अब हम चलिए और इनका जब जन्म हुआ तो उससे कुछ साल बाद ही इनके जो पिताजी थे, कौन, दुर्गा दत्त जी, वो कहाँ आके बस गए थे, काशी में। इसलिए इनका कर्मस्थली कहा जाए, किसका, अंबिका दत्त व्यास का, तो कहाँ है वो, काशी में है। ठीक है, कहाँ है, काशी में। ठीक है, और फिर अब ये
जब पैदा किस गोत्र में हुए थे, किस गोत्र में हुए थे, तो आप जानते रहिए कि जो इनका गोत्र था क्या था, वो इनके गोत्र का नाम क्या था, पराशर गोत्र। क्या नाम था, पराशर गोत्रीय थे। यदि ऑप्शन में ये न दिया रहे तो क्या मारेंगे आप, त्रिप्रवर गोत्र या भीड़ा वंश। अब इसमें से कोई भी आपको नाम मिल सकता है कि वो किस गोत्र में थे, तो आप बताएंगे पराशर गोत्र। यदि ऑप्शन में टिक मारने न रहा तो क्या आप बताएंगे, त्रिप्रवर गोत्र। आप तीनों जानते रहिए, ठीक है, कि इनको तीनों का नाम इनके गोत्र में मिलता है, कोई दिक्कत इसमें। और अब इनकी हम आते हैं, बात करते हैं किस पे, कि ये कब क्या किए। तो जब ये 10 वर्ष के थे, कौन, अंबिका दत्त व्यास, जब 10 वर्ष के थे तभी से इन्होंने क्या कर दिया, शुरू रचनाएं करना प्रारंभ कर दिए। क्या कर दिए, रचनाएं करना प्रारंभ कर दिए। कितने वर्ष से, 10 वर्ष से, यानी कि 10 वर्ष की उम्र में इन्होंने क्या कर दिया, रचना करना प्रारंभ कर दिया ना। और 12 वर्ष की उम्र में इन्होंने पहली बार क्या किया, 12 वर्ष की उम्र में इन्होंने पहली बार क्या मिला था, जीते थे भाई, तो इन्हें पुरस्कारित किया गया था। क्या किया था, इन्हें पुरस्कृत किया गया था। किसको, अंबिका दत्त व्यास जी को। पूछ सकता है कि अंबिका दत्त व्यास जी को प्रथम बार या पहली बार पुरस्कार कब मिला, तो वो उसमें किस वर्ष के थे, तो किस वर्ष के थे, 12 वर्ष के थे जब उन्हें पहली बार पुरस्कार मिला ना। चलिए, और फिर इन्होंने एक काम और किया था, क्या, संस्कृत संजीवनी सभा। क्या नाम है उसका, संस्कृत संजीवनी सभा ना। कहाँ पे, ये बिहार में है। संस्कृत संजीवनी सभा क्या किया था इन्होंने, स्थापना की थी। संस्कृत संजीवनी सभा कहाँ पे है, बिहार में। क्या इन्होंने इसकी स्थापना की थी, ठीक है। और फिर चलिए अब आते हैं हम, इनकी कुल रचनाएं कितनी हैं। कुल रचनाएं अगर पूछा जाए कितनी हैं, तो मोटे तौर पे हम 78, कितना, अष्टसप्तति। यदि हम संस्कृत में बोले क्या, अष्टसप्तति, ठीक है। कितनी, 78 रचनाएं कुल थी इनकी, ठीक है। और इनकी जो प्रमुख रचनाएं थी, पहली बात तो ये 78 की रचनाएं थी, तो पूछ सकता है कि इनमें इनकी प्रथम रचना कौन सी थी। 78 रचनाओं में इनकी प्रथम रचना कौन सी थी, तो आप क्या बताएंगे। इनकी अगर पूछता है प्रथम रचना, पूछता है क्या पूछेगा, प्रथम रचना पूछता है, तो आप बताएंगे क्या, प्रस्तर दीपक। क्या इनकी पहली रचना है, क्या नाम उसका, प्रस्तर दीपक। अब इनकी कुछ प्रमुख रचनाओं के हम आपको नाम दे रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए क्या है, महत्वपूर्ण है, ठीक है। सॉरी मित्रों। तो फिर अब इनकी
एक रचना मिलती है क्या? शिवराज विजय क्या इनकी है पहली, सॉरी इनकी क्या है एक प्रमुख रचना मानी जाती है। फिर क्या है? सामवतम, ये हमारा क्या है उपन्यास है, जिसका हमें क्या करना है अभी अध्ययन करना है। और फिर क्या है सामवतम, ये क्या है हमारा नाटक है। ठीक है। फिर क्या है? रत्नाष्टक, क्या है रत्नाष्टक, क्या है इनकी एक रचना है। फिर एक और क्या है इनकी कथा कुसुम, ये इनकी क्या है संस्कृत रचनाएं जो प्रसिद्ध हैं। और हिंदी की आप जानते ही हैं क्या है बिहारी बिहार। ठीक है। क्या है इनकी हिंदी की रचना है और उनकी एक पत्रिका भी है, उसका नाम क्या है पीयूष प्रवाह। ठीक है। ये क्या है एक हिंदी की रचना है। किसकी हिंदी रचना है? हिंदी की। एक पूछता है बिहारी बिहार में कौन सा छंद है, आप जानते रहिए कि इसमें क्या है कुंडलिया छंद है। क्या है कुंडलिया छंद है। और पीयूष प्रवाह क्या है एक पत्रिका है। ये क्या है एक पत्रिका है। ठीक है। ये क्या है इसके यानी कि शिवराज विजयम, सामवतम, रत्नाष्टक, कथा कुसुम, बिहारी बिहार, पीयूष प्रवाह, सब क्या हैं इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। ठीक है। और इनकी कुछ उपाधियां मिलती हैं। क्या होती हैं? कुछ उपाधियां मिलती हैं। चलिए ये हो गया ना आपका। चलिए तो इनकी क्या क्या उपाधियां हैं आप ये जानते रहिए। एक उपाधि क्या है सुकवि है। दूसरी क्या है घटिका शतक है। तीसरी क्या है शतावधान, 1 2 3। चौथी क्या है अभिनव बाण। भारत रत्न। छठे क्या है भारत भूषण। एक और है इनकी बहुत ही उपाधि प्रसिद्ध है इनकी, क्या है वो महाकवि। यानी कि अंबिका दत्त व्यास जी को इतनी उपाधियां मिली थी। कौन कौन? सुकवि मिली थी। कौन दिया था इसको? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने क्या दिया इनको उपाधि दी थी। कौन दिया था? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने क्या दिया इनको सुकवि की उपाधि दी थी। कहाँ पे दिए थे? काशी में कोई हो रहा था, वहाँ पे क्या किया इनको उपाधि दी गई थी। फिर क्या है ये घटिका शतक। क्या है घटिका शतक ना। अब ये घटिका शतक क्यों कहा जाता है? क्योंकि घटिका मतलब एक घटिका मतलब क्या होती है 24 मिनट। क्या होता है 24 मिनट होता है।
तो ये 24 मिनट में, शतक माने 100, 24 मिनट क्या करते थे, 100 श्लोक लिख डालते थे। 24 मिनट में 100 श्लोक लिखने के कारण क्या कहा इनको, घटिका शतक कहा गया। ठीक है, फिर क्या है, शतावधान क्या है, क्यों मिला इनको, क्योंकि इनसे यदि कोई लगातार 100 क्वेश्चन करे, यदि इनसे कोई लगातार 100 क्वेश्चन किया जाए तो ये 100 क्वेश्चन सुनने के बाद ये क्रम से, उसी क्रम में जब प्रश्न रहता है उसी क्रम में ये अपना लगातार सब उत्तर देते थे। सब उत्तर देने के कारण, लगातार उत्तर देने के कारण क्या इनको कहा गया, शतावधान कहा गया। ठीक है, क्या हुआ, शतावधान। और अभिनव बाण क्यों कहा गया इनको, क्योंकि हम जो हमारे महाकवि बाण हैं, हम उनकी देखते हैं रचना, तो जब हम अपने महाकवि बाण जो प्राचीन हैं उनकी यदि हम रचना देखते हैं तो उनमें क्या मिलती है, बहुत ही पांचाली रीत मिलती है ना। और इन्होंने क्या किया है, पांचाली रीत का प्रयोग किया है, इसीलिए इनको क्या कहता है, नवीन बाण या अभिनव बाण कहा जाता है। और भारत रत्न और भारत भूषण की उपाधि प्रदान की गई थी। और कालिदास, सॉरी, जो महाकवि इनको उपाधि मिली है वो कालिदास की उपाधि ने इसलिए दी गई क्योंकि ये कालिदास जैसे प्रकृति का वर्णन या अपने विचारों को प्रस्तुत करते हैं, इसलिए क्या उनको मिली, महाकवि की उपाधि मिली। ठीक है, कितने उपाधियाँ हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7, ये उपाधियाँ आपको भी याद करनी है। ठीक है, क्योंकि आप एग्जाम में पूछ सकता है कि ये उपाधि किसकी है। ठीक है, और बस थोड़ा सा और है, आज हम कवि के बारे में बात करके, यानी अंबिका दत्त व्यास के बारे में बात करके क्लास को हम समाप्त करेंगे। ग्रंथ के बारे में चर्चा हम कल से करेंगे। तो इनकी मृत्यु कब हुई थी, जो इनकी मृत्यु हुई थी कब हुई थी, वो 1900 ईस्वी में। पूछा जाता है कि इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो 1900 ईस्वी में। उस दिन कौन सा दिन था, क्या पूछते हैं, कौन सा दिन था, तो आप दिन भी याद कर लीजिए, सोमवार था। ठीक है, यानी कि कुल मिलाकर के कितने वर्ष जिए थे, 42 वर्ष इनका जीवन आयु थी टोटल, यानी कुल मिला के क्या हुआ, 42 वर्ष मात्र जिए थे। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही, बाकी शेष कल। नमस्कार दोस्तों, शुभ संध्या।